हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने कल सोचा था ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए, लाइव टेस्ट, लेकिन सब्सक्राइबर और लाइक कम होने के कारण हमको यूट्यूब द्वारा परमिशन नहीं मिली। हमने इस टेस्ट को, क्वेश्चनों को जो बनाया था उनको हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करके अपलोड कर रहे हैं। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है जबकि गतिज विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होती है उसके बारे में पूछा है। तो स्थिर विद्युत जैसे कि जैसे ये हमारा एक चालक है और दूसरा चालक, इनमें फ्रिक्शन करने से, मतलब घर्षण करने से जो गति ईएमएफ उत्पन्न होती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आकाशीय बिजली वो बादलों के घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, तो स्थिर विद्युत के लिए घर्षण होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, गतिज विद्युत। गतिज विद्युत जैसे एक कंडक्टर है, कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है N और S, इसमें कंडक्टर को जब हम रोटेटिंग कराते हैं तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन करता है कंडक्टर। तो ये कंडक्टर घूमेगा या कि फ्लक्स घूमेगा, तब हमारी ईएमएफ उत्पन्न होगी। और यहाँ पे जो ईएमएफ उत्पन्न होगी वो हमारी कौन सी होगी, गतिज विद्युत। तो प्रेरण के कारण, या तो घुमाव के कारण, या कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है उसमें, या कि ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी में ईएमएफ मिलती है वो होती है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर। घर्षण के कारण स्थिर विद्युत तथा प्रेरण के कारण गतिज विद्युत उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक पदार्थ को तार कब कहा जाता है? जब कोई कंडक्टर वृत्ताकार होगा तभी वह चालक कहलाएगा, आयताकार होगा तब वो नहीं चालक कहलाएगा। कभी कभी हमने ओवरहेड लाइन में इस तरह कंडक्टर का यूज किया जाता है, तो वह चालक नहीं कहलाता है, वो बस बार कहलाता है। ठीक है ना, इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, वृत्ताकार। क्या है, किसी कंडक्टर का आकार, साइज ज्ञात करना, करंट की रेटिंग ज्ञात करना है, उसके लिए हम 2πr, 2πr उसका वो हो गया, मतलब परिधि, और उसका जो हमको एरिया निकालना होता है πr स्क्वायर से निकालना पड़ता है। इसके लिए हम कंडक्टर का आकार वृत्ताकार ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ द्वारा 100 कूलाम का आवेश 4 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है तो पदार्थ में धारा प्रवाह, सबको पता है क्यू इक्वल क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, हमको क्या दिया है, आवेश दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, हमको करंट निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान टी। Q का मान दिया है 100, समय दिया है 4 सेकंड, इसको काटेंगे 25 आ जाएगा। हमारा इसका आंसर क्या होगा, 25 एम्पियर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर के एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, अब नया प्रतिरोध क्या हो। अब इसको देखिए, कोई कंडक्टर है, उसका प्रतिरोध R है। ठीक है, ये L/A होता है। इसने क्या बोला, लंबाई को दोगुना कर देंगे और एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एरिया को स्थिर रखा, केवल लंबाई को दोगुना कर रहा है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये L, और ये पहले जो था तो R के बराबर था, तो 2 इंटू R, सॉरी, इसमें क्या बोला, खींच कर जब, जैसे इतना बड़ा कंडक्टर है, सॉरी मिस्टेक हो गई, इतना बड़ा कंडक्टर, इसको खींच कर हम इतना करते हैं, तो जब खिंचाव आता है तो इसका एरिया चेंज हो जाता है। जैसे लंबाई अगर दोगुनी हो गई, तो एरिया हमारा हाफ हो जाएगा, मतलब व्यास इसका कम हो जाएगा, व्यास 1/2 हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, जो नया आर आता है रेजिस्टेंस, वो होता है लंबाई में परिवर्तन का स्क्वायर अपान पुराना रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटू पुराना रेजिस्टेंस। लंबाई खींच कर हम 2 गुना करते हैं, तो एन की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर आर बराबर 4R, मतलब इसका नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, हमारा 4R। इसके लिए हमारा आंसर क्या आंसर होगा, सी नंबर। ठीक है, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीआई तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? गैल्वेनाइज आयरन का जो तार होता है उसका हमेशा यूज अर्थिंग के लिए किया जाता है। टेलीफोन लाइन में जहाँ पर पोल की दूरी ज़्यादा हो, जहाँ पर ज़्यादा पोल की लंबाई हो,
तो इसमें जो होता है सैग, ये जो सैग झोल ये कम होता है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसमें हम गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज कर लेंगे। स्टे वायर में जैसे ये पोल है हमारा, इसको यहाँ से जोड़ने के लिए इसमें तनाव ज़्यादा होने का स्टे वायर में भी यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज हम किस पे नहीं कर सकते हैं, घरेलू वायरिंग पे। घरेलू वायरिंग पे इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉपर या एल्यूमिनियम की यूज की जाती है। इसके लिए आंसर हमारा होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ओम प्रतिरोध वाले चालक की चालकता क्या होगी। चालकता क्या होता है, आर बराबर 1/G। 5 ओम का प्रतिरोध हमको जी निकालना है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा 1/R। आर का मान कितना दिया है 5 ओम, तो जी बराबर 1/5 भाग देंगे 0.2 महो। चालकता क्या होती है महो, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.2 महो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक निगेटिव आवेश। देखिए निगेटिव आवेश का मतलब क्या है, जैसे ये प्लस है तो किसे आकर्षित करेगा, ये प्लस है तो माइनस को ही आकर्षित करेगा, प्लस है तो माइनस को आकर्षित करेगा, माइनस है तो प्लस को आकर्षित करेगा। इसमें क्या बोला है, एक निगेटिव आवेश न्यूट्रल आवेश को कैसे, न्यूट्रल में तो कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल में जीरो आवेश होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। न्यूट्रल के आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा ही नहीं, तो इसके लिए ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। दूसरा है निगेटिव आवेश को प्रतिकर्षित करता है, एक आवेश है जो निगेटिव को प्रतिकर्षित करेगा और धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। धन को निगेटिव तो आकर्षित करेगा, ठीक है, लेकिन माइनस को रिपल करेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, निगेटिव को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समान धातु तथा समान लंबाई के दो चालक में पहले का व्यास दूसरे का व्यास का 2 गुना है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, समान लंबाई, लंबाई तो सेम है इसकी भी और इसकी भी, अनुपात में हम निकालते हैं। ठीक है, पहले का व्यास 2 गुना, पहले का व्यास है मान लो d, तो दूसरे का व्यास हो जाएगा 2d। व्यास ये वर्ग होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा A1 इंटू A1 अनुपात A2 बराबर 1:4। तो इसका एरिया कम है पहले वाले का, तो प्रतिरोध इसका ज़्यादा होगा। R1 अनुपात R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कम है तो एरिया कम है, प्रतिरोध ज़्यादा होगा 4, इसका 1 है तो 4 होगा और इसका 4 है तो 1 होगा, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ओपन सर्किट का प्रतिरोध। अब देखिए ओपन सर्किट की जहां पे बात होती है, ओपन सर्किट मतलब ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये सर्किट हमारा ओपन है। जब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान 0 है तो प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होगा, ओपन सर्किट में प्रतिरोध 0 नहीं अनंत है, शॉर्ट सर्किट में 0 होता है, सॉरी। प्रतिरोध जब अनंत है तो R बराबर अनंत हो गया। और पूछा है चालकता, अब देखिए शॉर्ट सर्किट की पूछा है, शॉर्ट सर्किट में ये होता है, ये जुड़ा हुआ मतलब रेजिस्टेंस का मान 0, तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध क्या होगा अनंत, और शॉर्ट सर्किट में चालकता देखिए G बराबर क्या होता है 1/R। अब शॉर्ट सर्किट की बात कर रहे थे, ये 0 है तो चालकता इसकी अनंत हो जाएगी, इसलिए इसमें दोनों अनंत होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा अनंत अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता निर्भर करती है। पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता क्या होती है, देखिए ये मान लीजिए एक इंसुलेटर है, ये एक इंसुलेटर है, अगर तापमान को हम बढ़ाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटती है, नमी की मात्रा बढ़ाते हैं तो भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटती है, पदार्थ की मोटाई बढ़ाएंगे तो भी डाइलेक्ट्रिक घटेगी। इसका मतलब क्या है, अगर इतना बड़ा पदार्थ 11 के भी सहन कर रहा है, तो अगर हम इतने का एक और लाते हैं तो उसको भी 22 करना चाहिए, लेकिन वो 22 नहीं करता है, इसलिए ये क्या होगा तीनों पर निर्भर करता है। इसको हम किस में मानते हैं, केवी पर एमएम में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युतशीलता की इकाई, विद्युतशीलता की इकाई फैरेड पर मीटर होती है। ठीक है, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता की होती है हेनरी पर मीटर, लेकिन विद्युतशीलता की होती है फैरेड पर मीटर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं के बीच धारा प्रवाह तब होगा जब उनमें, देखिए क्या होता है, जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सोर्स हम दे रहे हैं ये भी, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा
और धारा तभी प्रवाहित होगी जब इसके ये वाले के और इसके मध्य विभवांतर होगा, विभव में अंतर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है, इसका 2 ओम है, तो ये 10 ओम पूरा ड्रॉप कर दिया, तब इसमें धारा प्रवाहित होती है जब दो विभव के बीच का अंतर होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, विभव में अंतर, विभव का अंतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूरेका मिश्र धातु है। यूरेका कॉपर प्लस निकेल की मिश्र धातु है, कॉपर प्लस निकेल की मिश्र धातु है। इसे ताज भी कहते हैं, तावा और जस्ता। ताज कॉपर प्लस निकेल की मिश्र धातु है। ठीक है। इसमें 60% कॉपर 40% निकेल होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक का साइज निर्धारित किया जाता है। चालक का साइज, देखिए जो ये हमारा कंडक्टर है, ये इसका साइज कितना हम रखेंगे, जितनी जो हमारी लोड की धारा होगी। मान लीजिए 10 एम्पियर की धारा है, तो उसके लिए हम कंडक्टर का व्यास देखते हैं। मतलब हमारा जो साइज होता है वो कंडक्टर के लोड करंट के भार करंट के अनुसार डिपेंड किया जाता है। इसका हमारा आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा का अनुपात। अब देखिए बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा का अनुपात, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। ठीक है। तो R बराबर क्या होगा, V अपान I। इसको मान लीजिए हम स्थिर रख देते हैं, तो R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। मतलब ये धारा के बीच समानुपाती होता है प्रतिरोध, है ना। तो अगर ये हमारा स्थिर है, तो ये भी हमारा स्थिर है, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो करंट के प्रवाहित हो समानुपाती होगा। मतलब जब हमारा रेजिस्टेंस ओम के नियम अनुसार रेजिस्टेंस हमारा हमेशा स्थिर रहता है, ये कांस्टेंट है, ये हमारा कभी भी चेंज। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हमारा बन गया है, तो जितना है उतना ही रहेगा, कितनी भी वोल्टेज या करंट परिवर्तित कर दी ये परिवर्तित नहीं होगा। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, इसके लिए सदैव स्थिर रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी भार के कारण सप्लाई में अधिकतम कितना विचलन होगा। भार के कारण, जो घरों में, जैसे ये घर में सप्लाई पैरेलल में दी होती है, ये मान लीजिए एक और लोड लगा, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ±3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, 3%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को करते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश प्लस है, प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को भी शेयर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंद एवं पूर्ण परिपथ में यदि वोल्टेज बढ़ती है तो धारा क्या होगा। बंद एवं, जैसे ये हमारा एक बंद परिपथ है। ठीक है। ये भी बंद परिपथ में V इक्वल क्या होता है, I इंटू आर। ये कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वोल्टेज बढ़ती है तो धारा हमारी बढ़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी 16 सेंटीमीटर है। अब यदि इनके बीच की दूरी को 4 सेंटीमीटर कर दिया, देखिए आवेश की, इनके मध्य बल क्या होता है, F बराबर Q1 Q2 अपान d² होता है। ये इनको स्थिर रखा है क्योंकि अभी आवेश को चेंज नहीं करा, केवल दूरी का। प्रारंभिक दूरी थी 16 सेंटीमीटर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/16 का स्क्वायर F1, और F2 क्या हो जाएगा, घटा के क्या कर दिया है, 1/4 का स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, F1 आ गया हमारा 1/16 का स्क्वायर, और F2 आ गया हमारा 1/4 का स्क्वायर। इसकी तुलना करना है, तो F1/F2 बराबर 1/16 का स्क्वायर इंटू यू पर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर बटे 1, ये कट जाएगा 1/16। मतलब जो दूसरा बल होगा हमारा वो पहले बल का कितना हो जाएगा, 16 गुना। ठीक है। इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, 1 वाट घंटा किसके बराबर है। देखिए वाट घंटा,
1 वाट घंटा को हम मिनट में चेंज करेंगे 60 मिनट, सेकंड में चेंज करेंगे 60 सेकंड, तो 3600 वाट सेकंड। वाट सेकंड किसकी इकाई होती है? जूल की। वाट सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? जूल। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा? 3600 जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर सोल्डरिंग हेतु प्रयुक्त फ्लक्स क्या होता है? ये याद करने वाली चीज़ है। इसमें LXP सोल्डर होता है तथा फ्लक्स होता है ईरे7। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में सबसे हल्का कण कौन सा है? सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम, है ना। इसलिए सबसे हल्का कण कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का 0 होता है, 0 से तो ये कम है, इसलिए प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है +27, तो इसलिए सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक अंतरराष्ट्रीय ओम, इसका आंसर याद करने वाला है। ये मानक है। ये चीज़ जो है हमारा मानक है कि जो एक अंतरराष्ट्रीय ओम है इतने ओम के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? वोल्ट। तो V बराबर क्या होता है? किसी परिपथ में वोल्टेज देने पर परिपथ में किया गया कार्य कितने समय में किया गया है। तो कार्य की इकाई क्या होती है? जूल, और समय की सेकंड। जूल प्रति कूलाम प्रति सेकंड। मतलब कि वोल्टेज देने पर कितने कूलाम आवेश कितने सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, वह हमारी क्या होती है? 1 वोल्ट। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है। इसका आंसर हमारा होगा जूल प्रति कूलाम, पहला वाला। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। किसी परिपथ में वोल्टेज देने पर किया गया कार्य आवेश, किसी परिपथ में विभवांतर देने पर आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य किया जाता है वो उसका विभव कहलाता है। इसको किस में हम दर्शाते हैं? जूल प्रति कूलाम में। तो इसका आंसर होगा हमारा जूल प्रति कूलाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विद्युत धारा की गति। विद्युत धारा गति सबको पता है, 3 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ये सेंटीमीटर में बोला है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। जब 100 सेंटीमीटर होगा तो ये दो ठो बढ़ जाएंगे, तो 3 गुणे 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध, चूंकि देखिए R इक्वल क्या होता है? ρL/A। तो रो इक्वल क्या हो जाएगा? RA/L। R की इकाई ओम, लंबाई की मीटर स्क्वायर, अपान लंबाई की मीटर, ये कट गया तो बचा कितना? ओम मीटर। इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? ओम मीटर। ये चाहे ओम मीटर हो चाहे सेंटीमीटर प्रति में कभी नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोई भी पदार्थ अपने इस गुण के कारण अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। किसके गुण कारण? आवेश के कारण। प्लस है तो माइनस को आकर्षित करेगा, प्लस को रिपेल करेगा, इसलिए इसमें क्या होगा? आवेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है। ये होता है हमारा, ये वाला जो होता है ये प्रोटॉन का होता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है? वायु की सापेक्षशीलता हमेशा एक मानते हैं, क्योंकि अन्य पदार्थों की विद्युतशीलता की तुलना की जाती है, इसलिए हम इसको एक मानते हैं। ठीक है। वोल्टेज एक प्रकार की ऊर्जा है। वोल्टेज V बराबर पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल। और इसी प्रकार एक स्थितिज ऊर्जा भी होती है, पोटेंशियल। तो हमारी ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। 32 क्वेश्चन क्या कहता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। किसी तार 7/22 संकेत करता है, मतलब कि ये जो ऊपर का होगा ये 7, ये 22, ये क्या होगा? SWG।
SWG का मान क्या होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। और ये कितने होते हैं, कंडक्टर, मतलब कि 22 SWG के 7 कंडक्टर। अब इसमें क्या बोला है, एल्यूमिनियम के 22, कॉपर के नहीं। ये SWG जो ऊपर वाला कंडक्टर होगा उसका क्रॉस इसका एरिया होगा 22, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है, 22 SWG के 7 कंडक्टर, इसका आंसर होगा डी। कंडक्टर एक ही होगा, एल्यूमिनियम कॉपर साथ में नहीं यूज किया जाता है। 7 SWG के 22 कंडक्टर, ऊपर वाला हमेशा कंडक्टर होता है, नीचे वाला उसका एरिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी केबल में अधिकतम विभव प्रवणता कहाँ पे होती है। ये जैसे कंडक्टर है हमारा, सबसे ज़्यादा विभव प्रवणता इसके इसी भाग में होगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा विभव प्रवणता, सबसे कम विभव प्रवणता चालक के बाहरी भाग पे होती है। सभी भागों पे समान होती है ये तो नहीं, चालक पे सब ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कंडक्टर हो उसमें ये कंडक्टर, फिर इंसुलेशन, फिर वेडिंग, फिर मेटेलिक शीट, फिर आर्मरिंग, ये पूरी क्रियाएं होती है, इसलिए सब ज़्यादा यहाँ पे होती है कंडक्टर में, ठीक है। 34 क्या कहता है, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। किसकी प्रतिरोधकता मतलब चालकता किसकी सबसे ज़्यादा होती है, चालकता किसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसमें से एल्यूमिनियम, नाइक्रोम, कपास, सबसे ज़्यादा कॉपर की होती है। कॉपर का 60%, ये जो होता है ये कॉपर का 60% होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस पर ताप वृद्धि से प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य होता है, मतलब ताप बढ़ाने प्रतिरोध न बदले। तो मैग्नीन, कांस्टेंटा, यूरेका, ये तीनों जो हैं ये, एक होता है NTC, एक होता है PTC, और एक होता है नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक, मतलब प्रतिरोध को परिवर्तित करने पर तापमान, प्रतिरोध को तापमान में परिवर्तित करने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन होता है। NTC का मतलब होता है अगर तापमान घटाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाए, बढ़ जाए। PTC का मतलब हो जाए तापमान बढ़ाएं तो प्रतिरोध भी बढ़े। इसमें क्या बोलता है, ताप में प्रभाव नगण्य हो, तो यूरेका भी इसी में आता है, 0 ताप गुणांक पे। मैग्नीन भी कांस्टेंट है, इसलिए इसका उत्तर होगा रोग सभी। अचालक H वर्ग की तापमान कितना होता है, इसके लिए होता है बाई ए ई, सॉरी इसका क्या होता है, एक होता है तापमान सहनशीलता, सबसे ज़्यादा होती है बाई की 90, ठीक है। फिर होती है ई की 105, ए की 105 होती है, ई की होती है 120, फिर बी की होती है 130, एफ की होती है 155, एच की होती है कितनी 180, और सी की होती है 180 के ऊपर, ठीक है ना। इसमें क्या बोला एच के लिए, तो एच के लिए हम किसको टॉप करेंगे, एच के लिए 180, ठीक है। अभी देखिए ये क्या बोला, दो अवयवों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के दो आवेश हैं, आवेश, तो F बराबर क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। पूछा क्या है, दूरी के बर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी के बर के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये देखिए क्या दिया है, किसी केबल का रेटिंग फैक्टर इकाई होता है, इनमें से कौन सा होता है। देखिए हमारे जो घरों में यूज की जाती है केबल, वो 1000 वोल्ट या 400 वोल्ट, ठीक है ना। मान लीजिए इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 400 वोल्ट, तो हम इसका क्या यूज करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस, जो घरों में यूज की जाती है। तो 2000 वोल्टेज की घरों में यूज नहीं की जा सकती है, 10,000 की नहीं की जा सकती है, और 200 वोल्ट की भी नहीं की जा सकती है। सब 400 से 650, मतलब 200 से लेकर 1000 वोल्ट तक के लिए यूज की जाती है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब 40 डिग्री से ज़्यादा जाने पर ये हमारा इंसुलेशन पंचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की इकाई Q इक्वल क्या होता है, I इंटू टी, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान टी। Q क्या होता है, आवेश, T होता है समय, कूलाम प्रति सेकंड, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति से कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर की इसमें होगा 4180 KCL। पहले इसको हम किस में चेंज करेंगे, वाट सेकंड में, फिर इसमें 418 का 4.18 का भाग दे देंगे, तो हमारा 4180 आ जाएगा, ठीक है।
ताप बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है? जैसे देखिए बताया था ना, एक होता है पीटीसी, एक होता है एनटीसी। तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इसका बढ़ता है, वो होते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें धातुएं आती हैं, तो धातुओं में प्रतिरोध बढ़ाने से ताप बढ़ाने से प्रतिरोध इसका बढ़ता है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ता है, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक के व्यास दूसरे का 2 गुना है। ये देखिए एक बार बताएं उसको क्या होता है। एरिया, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? डायमीटर, D1 अनुपात D2। क्या बोलता है? पहले का व्यास 1 है, इसका व्यास कर दिए 2, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? वर्ग के होता है। ठीक है, तो 1 और 4। जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा, तो R1 R2। ठीक है, तो ये जब है A1/A2 1:4, तो ये हो जाएगा हमारा 4:1, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है। ठीक है, 4:1। अगर हमको रेशियो निकालने को बोलो तो 4:1। अब देखिए क्या बोला है कि व्यास 2 गुना करने पर पहले चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? पहले का जब व्यास को 2 गुना किए तो पहले 100 ओम था R1, और R2 अब कितना हो गया? R2 हो गया 2 गुना किए, मतलब कि 2 दूनी 4, 4। ठीक है ना, अब इसमें R1 R2 की तुलना करते हैं, तो R1/R2 बराबर 100/4। ठीक है ना, तो दूसरा जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 25 ओम का। पहला अगर 100 ओम का है और दूसरे के व्यास को बढ़ा 2 गुना कर दिए तो हमारा 25 ओम, क्योंकि व्यास जब डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। जितने गुना हमारा एरिया बढ़ेगा उतने गुना हमारा प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो हमारा पहले का 400 था, 100 था, एरिया बढ़ाए तो 4 हो गया, इसमें कट करेंगे 25, तो इसका हमारा आंसर होगा 25 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी चालक तार के इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? जो एरिया होता है वो तो हमारा करंट पे, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो इंसुलेशन, इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगाया जाता है उसका डाइलेक्ट्रिक, ये जो इंसुलेशन है हमारा, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करता है? सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करता है। ठीक है, कितनी वोल्टेज सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो R बराबर क्या होता है? 1/G होता है, और एक होता है R इक्वल V/I। तो इसमें चालकता, ये चालकता है और ये I है, चालकता I सेम होती, धारा जितनी होगी उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उतनी ज़्यादा चालकता होगी। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम हमारा क्या है? चालकता भी है और धारा भी। इसके लिए हमारा डी आंसर होगा। अगला क्या कहता है किसी भी परमाणु में, इसमें दोनों क्वेश्चन सही और 2 ऑप्शन सही हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, इसके लिए हम पहला ऑप्शन माने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आर विशिष्ट प्रतिरोध रो, हम जानते हैं प्रतिरोध आर इक्वल होता है ρL/A। तो हम इसको अगर इधर करेंगे तो RA बराबर ρL। अब ये देखिए संबंध है बता रहा है, तो R ये गलत है, RA ρL ये सही है, RA ρL हमारा ये सी नंबर। ठीक है ना, क्या होता है? R इक्वल ρL/A, ए को हम उधर ले जाएंगे तो RA बराबर ρ×L, तो हमारा ये आंसर सही होगा। इसके लिए हमारा कौन सा आंसर होगा? सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से किस चालक का प्रतिरोध उच्चतम होगा? जिस चालक का प्रतिरोध, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए जो वायर गेज होता है सबसे ज़्यादा मोटा होता है 0, और सबसे कम पतला होता है वो होता है 36। 0 से 36 का SWG स्टैंडर्ड वायर गेज जो पैमाना होता है 0 से 36 तक होता है। अगर 36 क्रॉस सेक्शन एरिया है तो वो वायर क्या है हमारा? सबसे पतला है, मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। अगर 0 क्रॉस सेक्शन एरिया है तो उसका प्रतिरोध, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, इसका हमारा प्रतिरोध
बहुत ज़्यादा होगा। इसमें क्या था, प्रतिरोध उच्चतम किसका होगा, तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा होगा, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया 28, मतलब कि सबसे पतला, जब सबसे पतला होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमारा उच्चतम रेजिस्टेंस किसका होगा, इसका 28 SWG का। जितना SWG ज़्यादा होगा उतना ही प्रतिरोध उसका ज़्यादा होगा, ये सीधा है। मतलब SWG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध के। SWG बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, EMF E आंतरिक प्रतिरोध R वाले स्रोत द्वारा शॉर्ट सर्किट में अधिकतम धारा। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध दिया हुआ है बैटरी का इंटरनल, तो ये अब यहाँ से हम शॉर्ट कर दिए, तो ये R है, ये E है, तो पूरी तरह शॉर्ट तो बाहर से हम किए, लेकिन अंदर तो कुछ प्रतिरोध है ना, तो धारा क्या प्रवाहित होगी, E अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। इसलिए हमारा क्या आंसर होगा, डी नंबर। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तब हमारी इसकी करंट कितनी होती शॉर्ट सर्किट की, अनंत, तब हम करते, लेकिन प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध R दे दिया है, इसलिए हमारा E अपॉन R होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक पदार्थ की लंबाई दोगुनी पड़ने पर उसकी धारा क्षमता क्या होगी। देखिए क्या होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, लंबाई को हम क्या कर दिए, दो गुनी, प्रतिरोध भी दो गुना हो गया, प्रतिरोध जब दो गुना होता है I इक्वल V अपॉन R, R को बढ़ाए करंट कम हो गया, अब कितना R को बढ़ाए हैं, दो गुना किए, तो करंट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, I/2, मतलब करंट क्या हो जाएगी, हमारी आधी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक एम्पियर आवर में कितने समान होते, किसके समान, एक एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा, ठीक है ना, तो एक एम्पियर है, घंटा को हम कितने करेंगे, 3600 सेकंड, मतलब 60 × 60 मिनट और 60 सेकंड, 3600 सेकंड, मतलब एक एम्पियर आवर, एम्पियर आवर मतलब कितना होता है, एम्पियर सेकंड आ गया, ये एम्पियर सेकंड मतलब कुलाम्ब आ गया हमारा, Q इक्वल I/T, आई का मान एम्पियर में हो गया और टी हो गया सेकंड में, तो हमारा ये किसका है, कुलाम का, तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, कुलाम, 3600 कुलाम। थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम लाइव टेस्ट ले सकें। थैंक यू।